वेलकम टू आजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपके साथ मैं हूं अजय जायसवाल। आज बायोलॉजी का क्लास अपने को देखना है। बायोलॉजी बायोलॉजी में जीव विज्ञान, हिंदी में इसको बोलते हैं जीव विज्ञान में हमने जीव विज्ञान का 7 पार्ट कंप्लीट किया है। ये 8वां क्लास है, 8वां पार्ट है जीव विज्ञान में, जिसमें से कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न का हमने एक समसूत्री विभाजन पढ़ लिया है, माइटोसिस है ना। माइटोसिस को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज पढ़ेंगे मियोसिस। बहुत मज़ेदार चैप्टर है और इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान में रखना है कि कैसे इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज हम कोशिका विभाजन में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या पढ़े थे। कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न को 2 भागों में बांटा गया था, 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। दूसरा क्या है? मियोसिस, है ना। ये है समसूत्री विभाजन और ये है अर्धसूत्री विभाजन। तो इसके लिए समसूत्री विभाजन के लिए आप पुराने वीडियो पार्ट 7 में हमने पूरे तरीके से समझाया है। पार्ट 7 में पूरा तरीके से हमने समझाया है। इसका वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक हमने डाल दिया है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का पार्ट 6वां देखेंगे, 6वां पार्ट देखेंगे तभी ये आगे का आज का पार्ट अर्धसूत्री विभाजन पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो आप पुराने वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, है ना, तो क्लियर हो जाएगा। तो चले देखते हैं इसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस में क्या पढ़ना है अपने को। आज पूरी तरीके से इसको समझते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को क्या है? अर्धसूत्री विभाजन में क्या है? मुख्य रूप से इसमें कौन से सेल इसमें यूज होते हैं? जर्म सेल। ठीक है, इसमें जर्म सेल यूज होते हैं, जर्म सेल इसमें भाग लेते हैं। और अगर देखा जाए समसूत्री विभाजन या माइटोसिस में कौन से कोशिकाएं भाग लेती थी? माइटोसिस में आपको ध्यान होगा कि कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं। ठीक है, पता है। पुराने वीडियो ने आप लोगों ने रिपीट नहीं किया क्या? अरे सबको करना है, सबको ध्यान देना है। परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग जो नहीं पढ़े हैं पुराना वीडियो वो देख लें। ठीक है, तो माइटोसिस में इसके अपेक्षाकृत सोमैटिक सेल यूज होते हैं। सोमैटिक सेल ऐसे सेल को कहा जाता है जो रिप्रोडक्शन यानी जनन क्रिया में भाग नहीं लेते। ये ऐसे सेल को कहा जाता है सोमैटिक सेल। तो यहाँ पे अपन अभी पढ़ रहे हैं जर्म सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जर्म सेल को पढ़ना है। जर्म सेल ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, हमारा शरीर जो बना हुआ है, कोई भी अंग देख लो, बिना कोशिका के नहीं बना है, यानी कोशिका के माध्यम से ही हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब जर्म सेल क्लियर है यहाँ तक। जर्म सेल के बारे में थोड़ा बहुत अपन देख लेते हैं। जैसे कहने का मतलब, जब संतान की उत्पत्ति होती है, इसमें ऐसे क्रियाएं भाग लेती हैं, ऐसे कोशिकाएं भाग लेती हैं जो संतान की उत्पत्ति करती हैं, वो जर्म सेल कहलाती हैं, है ना। तो इसमें क्या है? अर्धसूत्री विभाजन पढ़ रहा है। अर्धसूत्री विभाजन, इसके बारे में देखा जाए तो एक वैज्ञानिक थे, बीजमैन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। कब? 1905 में। अलग अलग मिलता है और किताबों में कुछ और मिलेगा, इससे ज़्यादा कंफ्यूज ना होना, है ना। लेकिन दूसरा क्या है, इसका नामकरण किसने किया था? फार्मर तथा मूरे ने इसका नामकरण किया। ये परीक्षा के दृष्टि से प्रश्न हो गया, है ना, क्लियर हो गया। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि अर्धसूत्री विभाजन में कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं, तो जर्म कोशिकाएं भाग लेती हैं। कहीं जाइएगा नहीं, अभी इसका वीडियो देखेंगे, बहुत मज़ेदार। ऐसा लगेगा कि हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन कैसे हो रहा है, कैसे कोशिका अलग हो रही है कट के। ये वीडियो देखेंगे अभी आगे चल के, अभी आएंगे दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखना है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद जो कोशिका का जो संरचना अभी दिखाएंगे कैसे अलग होता है, वो वीडियो देखने के बाद डरना नहीं है ना। एकदम माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देगा, लगेगा कि हम उसे अपनी आँखों से देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें और समझते हैं क्या है इसके बारे में। हाँ,
अब इस कोशिका के विभाजन के दौरान क्या होता है, इस कोशिका के विभाजन के दौरान, विभाजन जब होता है इसमें, तो स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम, है ना, ओवम का निर्माण होता है। ये दोनों मिलके किसका, जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्पर्म और ओवम दोनों मिलके जाइगोट का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये तो होता है जंतुओं में, ठीक है सर, ये तो होता है जंतुओं में स्पर्म और ओवम, लेकिन प्लांट में क्या होगा, प्लांट में, है ना, प्लांट में क्या होगा, मादा युग्मक और नर युग्मक, ये दोनों होते हैं, ये दोनों मिलके जाइगोट का निर्माण करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, अब इस कोशिका विभाजन में क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यही इसका आधा और ये अर्ध, इसी का संबंध इससे है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है। यहाँ पे तो जब कोशिका विभाजन होता है तो आधी हो जाती है, लेकिन आगे चल के ये डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है, इसलिए इसे डिप्लॉइड सेल के नाम से भी जाना जाता है। सर कैसे होता है डिप्लॉइड सेल, कैसे इसको बोलते हैं। अब यदि आप समझ लो, मनुष्य में देखा जाए तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर है। अब 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे, जब ये कोशिका विभाजन होगा तो 23 गुणसूत्र यहाँ पे हो गए, 23 गुणसूत्र यहाँ पे हो जाएंगे और 23 गुणसूत्र ये दोनों विभाजित हो गए, और फिर से ये 23 गुणसूत्र हो गए, और फिर से ये 23 गुणसूत्र हो जाएंगे, और फिर से ये 23 गुणसूत्र हो जाएंगे, और ये 23 गुणसूत्र। क्योंकि एक मनुष्य में कितने 46 गुणसूत्र होना चाहिए, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होना चाहिए, तो ये डिवाइडेशन के बाद आधे आधे में बट जाते हैं और फिर ये आधे का निर्माण कर लेते हैं, है ना। क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो मियोसिस प्रक्रिया 2 स्टेज में होती है। फर्स्ट स्टेज में मियोसिस की क्या होती है, M1 फर्स्ट स्टेज है, और M2 ये सेकंड स्टेज है मियोसिस की। ये M2 जो है सेकंड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, और सेकंड स्टेज में 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। हाँ, अब और विस्तार से इसको समझते हैं, है ना। अब इसको और विस्तार से समझते हैं, तो मियोसिस को, ठीक है, मियोसिस को और विस्तार से समझते हैं तो इसे 2 पार्ट में हम बांट के पढ़ते हैं। 2 पार्ट में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। इसी को मियोसिस फर्स्ट को कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसे कैरियोकाइनेसिस सेकंड के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान देना है। अब इसमें कौन कौन से स्टेज आते हैं, पहला देखा जाए इसमें तो प्रोफेज होगा इसमें, प्रोफेज। दूसरा कौन सा होगा, मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज। तीसरा कौन सा स्टेज आएगा, एनाफेज, ठीक है। और चौथा कौन सा स्टेज आएगा इसमें, चौथा आ जाएगा टीलोफेज, ठीक है, इसमें चौथा आ जाएगा टीलोफेज, जिसमें से प्रोफेज ऐसा स्थिति होता है जो सबसे बड़ा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए प्रोफेज को अलग अलग पार्ट में हम बांट के पढ़ेंगे, इसके लिए अलग अलग पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं कि प्रोफेज को कितने भागों में पढ़ना है अपने को, प्रोफेज, है ना, देख रहे हैं, प्रोफेज को अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला अगर देखा जाए इसे, तो पहला पार्ट देखा जाए इसका, ये लिख लेना, ठीक है। ये पहला पार्ट है लेप्टोटीन, इसे पहला पार्ट में देखा जाए तो लेप्टोटीन। बी दूसरा पार्ट इसका है जाइगोटीन। तीसरा सी इसका देखा जाए तो पैकिटीन। डी इसका देखा जाए, डी इसका कौन सा है, डिप्लोटीन। और इसका ई कौन सा हो जाएगा, है ना, डाइकाइनेसिस इसका हो जाएगा, डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये डाइकाइनेसिस, ये पार्ट अपन पढ़ेंगे इसको, ठीक है, इसको अलग अलग पार्ट में है। ये स्टेज थोड़ा लंबा चलता है, इसलिए इसे अलग अलग पार्ट में हम बांट के पढ़ेंगे। ये स्टेज क्रम से ही चलेंगे, ध्यान रखना, एक के बाद एक क्रम याद रखना है। सर इसको याद करने का एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, जो कि भूलेगा नहीं, है ना। क्या है, लेजी पड़ी
दीदी। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये ले उठा लेना, यहाँ से जे बाई उठा लेना, यहाँ से ले, यहाँ से जे जेड बाई, और पी से पी ए, ठीक है, डी से डी आई, और फिर डी आई। ले जी पड़ी दीदी। ठीक है, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब सर इसमें अलग अलग स्टेज में देखते हैं होता क्या है। ए वाला स्टेज क्या कहता है? ए वाला स्टेज क्या कहता है? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन क्या कहता है? ठीक है, चले देखें। चलो लेप्टोटीन के बारे में देखते हैं, लेकिन इसके पहले हम समझ लेते हैं कि लेप्टोटीन कैसा ये परफॉर्मेंस करता है। देखना है वीडियो में देखना है, डरना नहीं है, डरना मना है। तो चले देखते हैं इसका माइक्रोस्कोप में कैसे ये विभाजन करता है। ठीक है, मैं वहीं पे बताता चलूँगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये दिख रहा है, यहाँ से शुरुआत करते हैं, है ना। मियोसिस दिख रहा है, मियोसिस। इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, मतलब कुल मिला के पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी में होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी में होते हैं, मतलब संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, दिख रहा है, देखो इससे ये संतान, मतलब ये दिख रहा है संतान। यहाँ पे कहने का मतलब मियोसिस की प्रक्रिया से क्या होता है? संतान उत्पत्ति होती है। और माइटोसिस की प्रक्रिया से क्या होता है? क्या हमने बताया था? वृद्धि, लंबाई बढ़ती है, अगर देखा जाए तो। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दिख रहा है ये संतान, यहाँ से ये वेरिएशन दिख रहा है, इससे ये संतान पैदा होता है। क्लियर है? दिख रहा है पूरा, एक दूसरे के ये सेल डिवीज़न के माध्यम से ही मियोसिस की प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की। दिख रहा है? हाँ, तो ये पूरा प्रक्रिया देखा जाए मियोसिस का जो है तो रिप्रोडक्शन बेस्ड है। क्रोमोसोम्स अभी आगे पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, तो ये पूरा बेस्ड इसी पे डिपेंड करता है। अब इसमें देखना, ये एक्स मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल दिख रहे हैं। हमने बताया था कि इस प्रक्रिया में क्या स्पर्म और ओवम, क्लियर है? इस प्रक्रिया में क्या होता है? स्पर्म और ओवम, ये है ओवम और ये स्पर्म। इस प्रक्रिया में स्पर्म और ओवम मिलके किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट का। दिख रहा है, ये स्पर्म हो गया और ये ओवम। ठीक है, ये आके इसमें मिल जाएगा और यहाँ पे जाइगोट का निर्माण करेगा। तो क्लियर है? तो इसमें एक्स क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम, अभी आगे पढ़ेंगे कैसे क्रॉसिंग होता है दोनों का। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है, अब यही इसमें देखना है कि इसमें मेल के कितने 46 और फीमेल के 46, जहाँ से 23 अलग होंगे। 23 क्रोमोसोम्स इसके, 23 इसके निकलेंगे और 23 इसके निकलेंगे। ठीक है, मियोसिस प्रक्रिया के दौरान ये दिख रहा है, 23 यहाँ से निकल के जाएंगे, इससे 23 निकलेंगे। ठीक है, ये दिख रहा है, ये इसका पूरा जूम करके देखना, डरना नहीं है। यहाँ ये देखो, ये आके यहाँ पे धंस जाता है। क्लियर है? यहाँ पे आके ये धंस जाता है स्पर्म। अब ये प्रक्रिया, मियोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। देख रहे हैं कितने स्टेज में अभी पढ़ेंगे। यहाँ से ये बना, फिर ये दो ठो का निर्माण किया, ये दो अलग अलग कर दिया इसने, और फिर इसने दो को, फिर ये 4 का निर्माण किया। ध्यान है, ये 2 फिर 4 का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना अपन, एक चीज़ दिख रहा होगा, ये मियोसिस फर्स्ट है। मियोसिस फर्स्ट में हमने क्या बताया था? यहाँ तक मियोसिस फर्स्ट चलता है। ठीक है, यहाँ तक मियोसिस फर्स्ट है, जिसमें मियोसिस फर्स्ट में दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है, मियोसिस फर्स्ट में। और मियोसिस सेकंड क्या करता है? ये दोनों कोशिकाएं, ये 2 ठो इधर बना दिया, 2 ठो इधर, मतलब 4 कोशिकाओं का निर्माण कर दिया, ये 4 का निर्माण कर दिया। क्लियर हो गया? तो बात समझ में आ गई, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। यहाँ तक चले, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और इसमें ध्यान से समझना कि ये ऊपर दिख रहा है क्या? मियोसिस, नीचे माइटोसिस है। माइटोसिस में क्या होता था कि ये पूरा स्टेज सब होता था, और यहाँ लास्ट तक जब इसको विभाजन करने के लिए प्रेशर होता था कैरियोटोकाइनेसिस में, तो ये 2 कोशिकाओं का निर्माण होता था, और ये इसकी लास्ट प्रक्रिया होती थी। इसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस में 4, कितने 4 दिख रहे हैं ना, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता था। ठीक है, माइटोकाइनेसिस में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। दिख रहा है पूरा, ये प्रक्रिया दोनों में अंतर समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो आगे इसमें अब देखना ये है कि कैसे ये देख रहे हैं, इसको डिप्लॉयड सेल बोलते हैं। ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 ठो ही बनते हैं, है ना। क्लियर हो गया। अब ये स्टेज इसका प्रक्रिया पूरा होता है। ये मियोसिस फर्स्ट के बाद फिर ये कैरियोकाइनेसिस, मियोसिस सेकंड और ये साइटोकाइनेसिस, ये सेल साइकिल है। एक चीज़ हमने बताया था G2 स्टेज, ठीक है, G2 स्टेज बताया था। एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखना, इसमें भी G1 यस और G2 स्टेज होगा। क्लियर, उसी टाइप से G1 है ना, G2 और S स्टेज। S का मतलब होता है सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस स्टेज। G2 और G1 को गैप स्टेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सेल साइकिल है। कोशिका विभाजन में ये सभी भाग लेते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोशिका विभाजन में ये आता है, इसमें भी पहला मायोसिस पढ़ रहे हैं ना, मायोसिस पढ़ रहे हैं, मायोसिस में सर इंटरफेज अवस्था भी होता है। इंटरफेज अवस्था मतलब रेस्ट स्थिति दोनों में होता है। मियोसिस और माइटोसिस दोनों में रेस्ट पोजीशन होता है, क्योंकि कोशिका को कमांड मिलना चाहिए। कोशिका विभाजन के लिए कोशिका हर समय अपने आप को तैयार नहीं रखता है ना, विभाजन के लिए रखता है क्या, नहीं रखता। ये बताओ, जब चोट लगेगी तब तो कोशिका विभाजन आगे को डिमांड करेगा कि सर यहाँ पे चोट लग गई है, तो उसे कोशिका विभाजन के द्वारा उस चोट को भरा जाएगा, है ना। ये माइटोसिस में होगा। और मियोसिस में भी यही प्रक्रिया होता है कि जब रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है ना, होना पड़ता है, पहले से कोई तैयार नहीं रहता, तो इसलिए इंटरफेज अवस्था यानी रेस्ट पोजिशन में कोशिका रहता है। और इसमें सभी स्टेज देखेंगे अपन, कौन सा G1 S और G2 स्टेज, तीनों स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है इंटरफेज अवस्था को। क्लियर है, ये हम समझा चुके हैं पुराने वीडियो में G1 G2 और S स्टेज क्या है। तो पहला पुराना वाला भी वीडियो ध्यान से देख लेना, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, ये देखते हैं, है ना। अब एक चीज़ और विधान से समझना इसमें कि ये कौन सा स्टेज दिख रहा है सर, यस स्टेज दिख रहा है। यस स्टेज में हमने क्या बताया था कि डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेट होना स्टार्ट होता है यहीं पे इंटरफेज अवस्था में, बताया था। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ देख भी लो, बताया भी था और देख भी लो। आगे बढ़ो, है ना। ये देखो कैसे घूम रहा है, देख रहे हो कैसे क्रोमोसोम से बट रहा है, और ये सिस्टर क्रोमेटिड के रूप में बन जाते हैं, है ना। फिर ये सेंट्रियोल तैयार होता है। ये सेंट्रियोल पूब की यहाँ पे मूव होना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल मूव की तरह। और ये देखो फाइबर निकलना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक फर्स्ट स्टेज इंटरफेज अवस्था में यहाँ तक तैयार होने में लगता है इसको, है ना। ये फाइबर निकल रहे हैं। ये देखना अगले स्टेज में यहाँ पे आ जाएंगे। ये आ गया क्रोमोसोम्स, दिख रहा है, ये हो गया क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम ये सेंट्रोमियर के माध्यम से बीच में जुड़ा रहता है, ठीक है, ये स्टेज। अब देखना ये दोनों क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स बता चुका हूँ। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बने हैं, दोनों अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। क्रोमोसोम्स का निर्माण यहाँ पे अभी जाके हुआ है। इसके पहले ये धागेनुमा संरचना में था। उस धागेनुमा संरचना को क्या नाम बोलते हैं, क्रोमेटिन, है ना। धागेनुमा संरचना को क्रोमेटिन नाम से जानते हैं। चलो आगे बढ़ें। हाँ क्लियर है, याद रखना इस बीच में जो जुड़ा रहता है इसका नाम भी क्या कहते हैं, भूलना नहीं है। ये परीक्षा के दृष्टि से प्रश्न हो गया है ना। एक एक पॉइंट ध्यान रखना। ये देखो बाकायदा पूरी तरीके से हम आपको बताते चल रहे हैं कि कैसे से कैसे इसका डिवीज़न हो रहा है, कैसे बच्चे पैदा होते हैं, ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। कैसे क्रोमोसोम्स एक दूसरे से कट के जुड़ते हैं, कितने क्रोमोसोम्स मादा के और कितने क्रोमोसोम्स नर के, यहाँ पे अभी दिखेगा किस हिसाब से ये एक दूसरे से ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये यहाँ से मूव होना स्टार्ट हो रहा है। ये प्रोफेज अवस्था दिख रहा है। प्रोफेज को हमने बताया था कि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। प्रोफेज अवस्था को हमने पढ़ा है कि 5 अवस्था में इसको डिवाइड करना है। ये लंबा चलता है, इसलिए इसे 5 अवस्था में पढ़ेंगे। पहला क्या था, पहला अवस्था क्या था इसका, पहला अवस्था ये था कि लेप्टोटीन, है ना, लेप्टोटीन पहला अवस्था था। दूसरा अवस्था था जाइगोटीन। एक बार फिर से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रट जाए, जाइगोटीन। तीसरा अवस्था क्या था, लेजी पड़ी थी याद रखना, है ना। तो इसका अगला अवस्था है पैकिटीन अवस्था,
पैकिटीन अवस्था और है ना। अगला क्या है, डिप्लोटीन अवस्था, डिप्लोटीन अवस्था। और एक और बच रहा है डाइकाइनेसिस, है ना, डाइकाइनेसिस। ये डाइकाइनेसिस ये लंबा प्रोसेस है, इसलिए पूरे प्रोसेस को अलग अलग पढ़ेंगे। तो प्रोफेज का पहला, ठीक है, प्रोफेज का आप देखते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। पहले अवस्था में इसमें आएंगे, इसका पहला अवस्था कौन सा आएगा, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन पहला अवस्था आएगा। पहले अवस्था में देखना है कि क्या होता है। देखो आगे बढ़ता है, ये देखो क्या हुआ, क्रोमोसोम्स ओवरलैपिंग हो गए, ठीक है, क्रोमोसोम्स ओवरलैपिंग हो गए, दिख रहे हैं, क्रोमोसोम्स दिखने लगे स्पष्ट रूप से प्रोफेज में। ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो दिख रही है, अभी आगे पढ़ेंगे, ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो है पैकिटीन अवस्था में होती है। पैकिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन में किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, ये आया हुआ प्रश्न है। तो पैकिटीन, ठीक है, पैकिटीन ध्यान में है। पैकिटीन सर कैसा होता है, ये क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, इसको कैसे जानेंगे। अब देखना, ये दो कलर के क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, एक ये, तो इसका ये कुछ हिस्सा इसमें आके जुड़ जाएगा और इसका ये हिस्सा इसमें आके जुड़ जाएगा, यही है क्रॉसिंग ओवर। देखना कैसे जुड़ता है, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। क्रॉसिंग ओवर, ये अर्धसूत्री विभाजन का क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है यहाँ पे। ये देखो, देखो कैसे, ये देखो बदल गया एक दूसरे में, ये ब्लू में हो गया, और देखो ये इसका लाल वाला पार्ट इधर आ गया और इसका नीला वाला पार्ट इधर आ गया। अब ये देखो पोल की तरफ, ध्रुव की तरफ मूव कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं ध्रुव की तरफ, देखो मूव हो रहे हैं, है ना, दिख रहा होगा, ये मूव हो रहे हैं। और ये सेंट्रियोल दिख रहा है, ठीक है, सेंट्रियोल ये ध्रुव की तरफ यहाँ पे आके बैठ जाएगा, और ये जो फाइबर, स्पेंडल फाइबर निकल रहा है, इसके साथ आके जुड़ेगा। अभी देखना ध्यान से, बड़ा मजा आएगा देखने में, है ना, लग रहा होगा कि कैसे कैसे बन रहा है। देखो देखो कैसे जुड़ रहा है, देख रहे हो, ये देखो ये क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींच रहा है ना, क्रोमोसोम्स को देखो ये जुड़ रहा है ना, देखो ये क्रोमोसोम्स को जोड़ दिया, ये देखो जोड़ दिया, मजा आ रहा है। चलो ये देखो यहाँ तक स्टेज अभी चल रहा है, कौन सा, प्रोफेज अवस्था, है ना। अब ये देख रहे हैं पूरा मायोसिस दिख रहा है, माइटोसिस, दोनों में अंतर एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको, दोनों में अंतर क्या है, दिख रहा है। माइटोसिस में इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। अगर प्रश्न आता है कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया कोशिका विभाजन के किस में होता है, समसूत्री विभाजन में या अर्धसूत्री विभाजन में, तो हम बता सकते हैं ना कि अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। दिख रहा है कैसे, ये देखो यहाँ तक लाल आया है, इधर नीला हो गया है, ठीक है, और यहाँ पीछे तरफ दिख रहा है लाल और इधर नीला दिख रहा है, ये दूसरे से क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है, क्लियर है। अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे क्रॉसिंग होता है, दूसरा ये लिख रहा है काइनेटो, है ना, काइनेटोचोर, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर इसके नाम से यहाँ पे इसको काइनेटोकोर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्रॉसिंग हुआ है इसका दूसरा नाम है काइजमेटा, दोनों को ध्यान रखना, काइजमेटा, काइजमेटा इसका नाम है। यहाँ पे जो क्रॉसिंग होता है, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि क्रॉसिंग पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, तो काइजमेटा के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया, दोनों माइटोसिस और मियोसिस क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है, हाँ चलो देखें आगे कैसा हो रहा है इसका प्रोसेस, दिख रहा है। ये दोनों अलग अलग ध्यान से समझना, इसको एक में मिक्स मत कर देना, है ना। ये माइटोसिस इसलिए थोड़ा अंतर यहाँ पे मैं बताने के लिए यहाँ पे ये वीडियो आया है इसमें, है ना, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। इसमें काइनेटोफोर होता है यहाँ बीच वाले में, है ना, यहाँ पे काइजमेटा होता है। अब देख रहा है, ये देखो ये आगे की स्थिति आती है कि ये बीचों बीच एकदम आके एकदम फिट हो जाएंगे, हो गए, देखो ये, और बीच में ये गैपिंग बनता है, ठीक है, बीच में ये गैपिंग बनता है ना, बन रहा है बीच में गैपिंग। ये गैपिंग वाला स्थिति कब आता है, मेटाफेज फर्स्ट में, ये अभी गैपिंग वाला। अब प्रोफेज स्थिति अपन वहाँ तक पढ़ लिए हैं, अब यहाँ से शुरुआत होता है मेटाफेज अवस्था फर्स्ट। मेटाफेज अवस्था फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ से ये गैपिंग बन रहा है, एक गैप बन जाता है मेटाफेज अवस्था में क्रॉसिंग ओवर के पश्चात, है ना, एक लेयर तैयार हो जाता है ना, क्लियर हो गया। लेकिन अभी ये क्रोमोसोम्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्रॉसिंग के पश्चात क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे, ठीक है, क्रॉसिंग के पश्चात है ये क्रोमोसोम, क्रॉसिंग के बाद आए हैं, है ना। अब मेटाफेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से ये गैप तैयार कर लेगा, है ना, और थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगा। देखना ये कैसे होता है, दिख रहा है दिख रहा है, देखो ये देखो अलग हो गया, यहाँ से गैप होके ये गैपिंग बना लिया, ये एनाफेज अवस्था में आता है। ये गैप ये दूर होते हैं कब, एनाफेज अवस्था में, है ना,
एनाफेज अवस्था में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। अब टीलोफेज अवस्था जब आएगा, कब आएगा? ये जब ये दोनों अलग दिख रहे हैं, ये टीलोफेज अवस्था है, दिख रहे हैं अलग। एक बार थोड़ा सा पीछे करते हैं, है ना, दिखाते हैं आपको और मज़ेदार चीज़ें। दिख रहा है यहाँ पे अभी एनाफेज अवस्था दिख रहा है, एनाफेज दिख रहा होगा। यहाँ पे ये गैपिंग, एनाफेज अवस्था में ज़्यादा कुछ नहीं होता, गैपिंग बस होता है। और गैपिंग जैसे ही समाप्त हुआ तो ये दोनों टीलोफेज अवस्था में आ जाते हैं। टीलोफेज अवस्था में क्या होता है, देख लो आप अपने आंखों से। टीलोफेज अवस्था में ये टीलोफेज अवस्था दिख रहा है। टीलोफेज अवस्था में ये दोनों अलग दिखने लगते हैं और यहाँ पे ये केंद्रक मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण करने लगता, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहा है, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करने लगता है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन का निर्माण करने लगता है। ये स्थिति होता है इसमें, मेम्ब्रेन का निर्माण करने लगता है। और यहाँ से जो क्रोमोसोम्स निकले हैं उसके बीचों बीच क्या, सेंट्रियोल बनने लगता है, सेंट्रियोल का निर्माण होने लगता है। कौन सी स्थिति में सर? टीलोफेज स्थिति में, टीलोफेज में। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये दिख रहा है, दोनों अलग अलग हो गए। फिर से ये क्रोमोसोम्स, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स। यहाँ अभी कौन सा स्टेज चल रहा है हमारा? M1। M1 में क्या कहता है कि 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करना, 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। ठीक है, M1 स्टेज में 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। अब ये अपने आप में ये भी एक 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करेगा और ये अकेला 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करेगा। तो इसमें क्या होता है, ये सेंट्रियोल बनना स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया, सेंट्रियोल का निर्माण होना स्टार्ट हो गया, है ना। सेंट्रियोल बनना क्या है, स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बता चुका हूँ, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगता है। ये सेंट्रियोल यहाँ मूव होगा, इधर भी ये मूव होगा और फिर वही प्रोसेस इसमें आएगा कि यहाँ से फाइबर निकलेंगे और इसको पकड़ के खींचेंगे। देखते हैं कैसे खींचते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख रहा है ये मूव हो रहा है, बिल्कुल मूव हो रहा है सर, मूव हो रहा है सर, मूव हो रहा है। देखो ये देखो, यहाँ से फाइबर निकलने लगेंगे। ये सर मूव हो रहा है, फाइबर निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। ये देखो क्रोमोसोम्स को कैच करने लगा, पकड़ने लगा अपनी तरफ, कैच कर रहा है, देख रहे हैं दोनों तरफ कैच कर रहा है सर, बिल्कुल कैच कर रहा है। अब अपनी तरफ वही स्थिति होगा, अब उसको खींचने लगेगा। यहाँ पे 4 कोशिकाओं का निर्माण कर लेगा। ठीक है, दिख रहा है, ये देखो गैपिंग बच रहा है, गैपिंग हो गया, है ना। मेटाफेज अवस्था में गैपिंग बताए थे, आएगा एनाफेज। एनाफेज में ये दोनों अलग होंगे, है ना, ये अलग हो जाएंगे। एनाफेज सेकंड है बेटा, एनाफेज सेकंड है। ठीक है, दिख रहा है एनाफेज सेकंड। अब एनाफेज सेकंड के बाद क्या आ जाएगा सर? टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में ये अलग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टीलोफेज सेकंड में बिल्कुल ये अलग हो गया और 4 कोशिकाओं का ये सर निर्माण कर दिया टीलोफेज सेकंड में। ठीक है, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत है? यहाँ तक हमने पढ़ लिया, विभाजन भी देख लिया। अब देखो ये क्रोमोसोम्स फिर ऐसे क्रोमैटिन का रूप धारण कर लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार की प्रक्रिया पूरा क्रोमोसोम रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले कोशिका करते हैं, रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले कोशिकाएं करते हैं। तो समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? यहाँ संतान की उत्पत्ति इन्हीं फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही होता है। ये देखो संतान की उत्पत्ति इसी से होता है, ये है ना। 46 गुणसूत्र हो गए, दिख रहा है ना। ये एग है, ये स्पर्म है, ये दोनों मिलेंगे और जाइगोट का निर्माण करेंगे और जाइगोट का निर्माण करेंगे तो फिर बच्चे का उत्पन्न होगा। ठीक है, संतान की उत्पत्ति होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, माइंड पे घुस गया। अब ये देखकर भी उत्तर लगा सकते हैं हम, है ना। इसको नोट्स तैयार करवाऊंगा मैं, अभी नोट्स से पढ़ाऊंगा, मैंने खुद नोट्स बनाया है। ये क्लियर हो गया? दिख रहा है, ये दिख रहे हैं, पूरे संतान दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं नोट्स में, है ना। वही चीज़ यहाँ भी बताएगा, है ना। क्रॉसिंग ओवर का फिर से थोड़ा सा दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि क्रॉसिंग ओवर वेरी मोस्ट है इस प्रक्रिया में। क्रॉसिंग ओवर वेरी मोस्ट है, बहुत अच्छा है। इससे कई बार प्रश्न पूछा है क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया से, है ना। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया से कई बार प्रश्न पूछा है। अब ये स्थिति वैसे ही बताएगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, है ना। दिख रहा है, ये देखो 4 कोशिकाओं का निर्माण कर दिया, 1 2 3 4, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। ये हो गया। ठीक है, क्लियर है? दिख रहा है, समझ में आ रहा है? देखो ये पूरे ये क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं इसके अंदर,
क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं ना, बिल्कुल दिख रहे हैं सर, है ना। डरना नहीं है, बहुत मज़ेदार चित्र है ना। चले यहाँ इसको ख़त्म करते हैं, अब आगे देखते हैं। अब आते हैं नोट्स की तरफ, ठीक है। नोट्स में आते हैं, अपन देखते हैं कि क्या है। अब और मज़ा आने वाला है, हमने एक बार वीडियो देख लिया, अब पढ़ते हैं नोट्स को। बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, है ना। बहुत मज़ेदार चैप्टर था, है ना। ये तो और इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की खोज बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, बता चुके हैं, परंतु इसका नामकरण फार्मर और मोरे ने 1905 में किया था। इस प्रकार का कोशिका विभाजन जर्म सेल में होता है। जर्म सेल यानी रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल में जो जनन कोशिका में भाग लेते हैं, है ना। इस कोशिका विभाजन के दौरान जंतुओं में स्पर्म तथा ओवम का निर्माण तथा पादप में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। युग्मक मतलब होता है जाइगोट। इसलिए गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए तो इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। आधी हो जाती है इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। बिल्कुल, स्पर्म और ओवम मिलाकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। हमने बताया था कि स्पर्म और ओवम कैसे दिखते हैं, दोनों को दिखाया था हमने, ठीक है। स्पर्म किस में मिलते हैं, मेल में, और ओवम मिलते हैं फीमेल में, है ना। ओवम फीमेल में मिलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, है ना। बिल्कुल, जिससे जीव विज्ञान की उत्पत्ति होती है ना। जिससे क्या होता है, जीव विज्ञान की उत्पत्ति होती है। जाइगोट में फिर से गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, इसलिए इसे डेप्लॉइड सेल के नाम से भी जाना जाता है। डेप्लॉइड सेल भी कहा जाता है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन के फलस्वरूप एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से ये 2 को अलग अलग बट गए, ठीक है। 23 ये मियोसिस का पहला स्टेज, और मियोसिस का सेकंड स्टेज में ये फिर से 2 का निर्माण कर दिया, फिर से 2 का निर्माण कर दिया, और ये 2 इसलिए हो गए क्योंकि मानव में 46 गुणसूत्र होने चाहिए, इसलिए, ठीक है। ये मियोसिस सेकंड की प्रक्रिया है। हाँ, आगे इसमें ये देखना है अपने को, मियोसिस फर्स्ट क्या कहता है। मियोसिस फर्स्ट, इस स्थिति में मातृ कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। मियोसिस को 2 भागों में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड पढ़ते हैं। इसे कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। ये PMAT यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज सबसे बड़ा स्टेज होता है ना, इसलिए इसको बहुत बारीकी से पढ़ना रहता है। इन 3 स्टेजों में एक छोटे छोटे से काम होते हैं, एक छोटे से। हाँ, प्रोफेज का पहला स्थिति ये है, यह कि स्टेज सबसे लंबा स्टेज होता है, इसलिए इसे अलग अलग स्टेज पे पढ़ते हैं, है ना। लेजी पड़ी दीदी यानी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, है ना। क्लियर है। ये सब में अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, है ना। देखना क्या है कि क्या प्रक्रिया होता है, देखना है। उसके पहले थोड़ा इंटरफेस को पढ़ लेते हैं। इंटरफेज पढ़े ही है, उसी प्रकार है कि यह रेस्ट पोजीशन होता है। इसमें 3 स्थिति होती है, G1, S और G2 अवस्था। ये तीनों अवस्था शुरू होता है कोशिका विभाजन के लिए, है ना। कोशिका को विभाजन के लिए शुरुआत करता है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये धागेनुमा संरचना में क्रोमेटिन दिख रहा है। ये 23 क्रोमोसोम्स है, ये दिख रहा है। यहाँ से फिर ये दिख रहा है, क्रोमोसोम्स का आकार निर्धारित करता है, ये आकार में बदलता है, मतलब अपने आप को तैयार करता है विभाजन के लिए, है ना। हाँ, लेप्टोटीन बताया हमने कि यह लेप्टोटीन में क्या होता है कि लेप्टो का अर्थ होता है धागा, रिबन, है ना, की तरह दिखाई देना। यह देख रहे हो धागा जो बाल में बांधते हैं, रिबन, फीता जिसको बोलते हैं, फीता की तरह दिखाई दे रहा है। ये फीता की तरह दिखाई दे रहा है। ये लेप्टोटीन में क्या होता है, ध्यान से समझना। न्यूक्लियोलस बन जाता है, सेंट्रियोल बन जाते हैं, लेकिन अभी मूव नहीं होते। सेंट्रियोल का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन मूव यहाँ तक अभी नहीं होते। और डीएनए, ये दिख रहा है, डीएनए का रूप बन जाता है, डीएनए तैयार हो जाता है एकदम विभाजन के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्टेज में न्यूक्लियोलस का निर्माण हो जाता है एवं
सेंट्रियोल भी अपनी स्थान पर स्थित हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, ये देख रहे हो यहाँ पे हो जाता है, सेंट्रियोल अपने स्थान पे स्थित हो गया है कि नहीं हो गया है सर? ये सेंट्रियोल अपने स्थान पे स्थित हो गया है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आगे देखते हैं जाइगोटीन। इसका होता है पेयर। पेयर का मतलब ये देखो, क्रोमोसोम्स जोड़ी में बन गए, ये दिख रहा है, जोड़ी में बन गए, क्रोमोसोम्स पेयर में बन गए। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा बंध जाता है, जोड़े में बन जाता है ऐसे, ठीक है। ये एक जोड़ी क्रोमोसोम्स ये दिख रहा है, जोड़े में बन गया। अब ये परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि ये जोड़ा क्या कहलाता है? होमोलोगस कहलाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाता है। एक जोड़ी क्रोमोसोम्स क्या कहलाएगा? होमोलोगस कहलाएगा। सर ये दो कलर में क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक मेल का है दूसरा फीमेल का है, इसलिए हमने दो कलर में बना दिया है। क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। पाइकीटीन अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइकीटीन अवस्था यानी प्रोफेज का ये कौन सा अवस्था है? क्रॉसिंग अवस्था है। प्रोफेज का क्रॉसिंग अवस्था कहलाता है पाइकीटीन अवस्था, है ना। पाइकीटीन अवस्था प्रोफेज का क्रॉसिंग ओवर होता है, ये दिख रहा है। इस अवस्था में क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर होता है, माता पिता के क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉसिंग होते हैं और नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। क्रॉसिंग कैसे होता है हम बता चुके हैं। ये क्रॉसिंग के लिए तैयार है, ये अभी यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए तैयार है। ये दोनों क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं माता पिता के, एक माता का और एक पिता का, दोनों अलग अलग कलर में है, ये अलग कलर ये अलग कलर में है। अब आगे ये क्या दिख रहा है? ये क्रॉसिंग यहाँ पे हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है। इस क्रॉसिंग पॉइंट को काइस्मेटा के नाम से जाना जाता है। ये तो सेंट्रियोल है, सबको पता है। ये बाहर वाला आवरण क्या है? सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रॉसिंग होके तैयार हो गया, मतलब आधा इसका लाल वाला नीले वाले में जुड़ गया और नीला वाला लाल वाले में जुड़ गया, जैसा कि हमने अभी वीडियो में देखा है कैसे जुड़ता है। अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर से आप एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्रॉसिंग कैसे होता है। क्योंकि क्रॉसिंग और पैकेटीन अवस्था इसका वेरी मोस्ट है, प्रश्न कई बार यहाँ से उठाता है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब दो क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉसिंग होते हैं उस स्थान को काइस्मेटा कहते हैं। बता चुके हैं कि काइस्मेटा किसको कहते हैं, है ना। क्लियर हो गया। अब अगला है क्या? डिप्लोटीन। इस अवस्था में न्यूक्लियोलस धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है, उसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे टूटने लगता है और सेंट्रियोल अपने ध्रुव की तरफ मूव होने लगते हैं। ध्यान रखना कि ये क्या है? ये दिख रहा है, ये क्या है? सेंट्रियोल है। ये धीरे धीरे टूट रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? ये बीच में जो दिखा है अंदर छोटा सा, क्या है वो? न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस इसी में साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है कोशिका के अंदर, साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है कोशिका के अंदर। यहाँ बिंदी तरल पदार्थ होता है, उसी में ये न्यूक्लियोलस जाके क्या होता है? घुल जाता है, मिल जाता है। जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना टूट जाता है तो ये पोल की तरफ क्या है? सेंट्रियोल पोल की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है। हो रहा है ये मूव। चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक स्थिति इतना डिप्लोटीन में मूव होने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, लेकिन अभी मूव नहीं होता। यहाँ पे ये दो प्रोसेस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है और सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में जाके घुल जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बात को गौर से सुनना, ध्यान से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मेरे शब्दों को पकड़ना, है ना। क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? डाइकाइनेसिस। इस अवस्था में न्यूक्लियोलस पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में घुल जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह नष्ट हो जाता है एवं सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलकर क्रोमोसोम से आकर जुड़ जाते हैं। दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ये स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर है। और ये यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल दिख रहा है। सेंट्रियोल से ये स्पिंडल फाइबर आके किससे? क्रोमोसोम से आके जुड़ गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये क्रॉसिंग वाले क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे नहीं हैं
क्लियर है सर? ये न्यूक्लियस का होता है, नहीं होता, इसमें घुल जाता है, इसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो टूट गया है, पहले ही स्टेज पे टूट गया, इसके पुराने स्टेज पे जो आए हैं उसमें टूट गया है। सेंट्रियोल क्या है, पोल की तरफ मूव हो गए सर, हो गए। स्पिंडल फाइबर एपियर हो गया, ये बन गया, तैयार हो गया स्पिंडल फाइबर। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा आता है? मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट आता है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या है? प्रोफेज फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, उसके पूरे लेजी पड़ी दीदी उसको भी कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं इस अवस्था में, मेटाफेज में, इस अवस्था में क्रोमोसोम्स के बीच एक लेयर तैयार हो जाता है जो एक दूसरे को अलग करने की कोशिश करता है। ये सर एक लेयर तैयार हो जाता है इसमें, बस इसी लेयर को इसमें पढ़ते हैं मेटाफेज में, का मतलब मिडिल में तोड़ना। इसको शॉर्ट ट्रिक में अपना पढ़ लेंगे, मिडिल को बीच से तोड़ना। एक लेयर तैयार कर लेता है। लेयर के लिए हमने वीडियो में देखा कैसे लेयर तैयार करता है, मैं बता चुका हूँ वीडियो में। अभी पीछे तरफ अगर है आपको देखना है फिर से दोबारा देखना है तो वीडियो को पीछे रिवाइंड कर लो और देख लो, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। 2 बार वीडियो देख लिया तो एकदम से पूरा रट जाएगा। क्लियर हो गया? चले आगे बात को बढ़ाते हैं। आगे क्या है? एनाफेज। एनाफेज में क्या है? एनाफेज में क्या स्थिति है? इस अवस्था में गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, अलग अलग हो गए, दोनों एक दूसरे के अलग अलग हो गए, अर्थात गुणसूत्र हैप्लॉइड हो जाते हैं, अलग हो गए। ये गुणसूत्र 23 जोड़े में अलग हो गए। सर यहाँ पे तो 23 लिखा है लेकिन आपने 23 नहीं बनाया है, ये हमने यहाँ पे 1 2 3 4 ही गुणसूत्र बनाया है, बाकी पूरे गुणसूत्र 23 जुड़े गुणसूत्र होंगे इसमें। हम यहाँ पे 23 को पूरा नहीं दिखा सकते, डिस्प्ले नहीं करा सकते, इसलिए हमने यहाँ पे 4 ही का दर्शित किया है आप लोगों के लिए, लेकिन होंगे 23, है ना? 23 पूरे होंगे, ध्यान से रखना, है ना? आगे बढ़ते हैं। टीलोफेज। टीलोफेज में क्या है? इस अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः वापस आने लगता है। इसमें टीलोफेज अवस्था में ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से वापस आने लगता है, और ये क्या है? बीच में सेंट्रियोल तैयार होने लगता है। सेंट्रियोल तैयार होने लगता है, 2 न्यूक्लियस इसमें 2 केंद्रक बनने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर यहाँ पे टूट जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है? आने लगता है। स्पिंडल फाइबर यहाँ फिर नहीं दिखाई देता। तो टीलोफेज अवस्था सबको पता है, यहाँ पे टीलोफेज अवस्था ध्यान में है, आ गया सबको, है ना? तो क्लियर हो गया। मतलब मियोसिस का टीलोफेज अवस्था, मियोसिस का टीलोफेज अवस्था और माइटोसिस का टीलोफेज अवस्था, दोनों में सेम प्रक्रियाएं हैं, सेम प्रोसेस होता है दोनों में, है ना? क्लियर हो गया। अब सर यहाँ तक तो हम अभी M1 स्टेज पढ़े हैं, यानी माइटोसिस 1 पढ़े हैं। ये माइटोसिस 1 का मतलब 2 ठो निर्माण किया है ना? मतलब एक ये था 46 क्रोमोसोम्स वाला, तो 23 ये हो गया, 23 ये हो गया, 2 ठो M1। यहाँ तक अभी टीलोफेज में M1, टीलोफेज फर्स्ट है बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझना, टीलोफेज फर्स्ट है, ये टीलोफेज फर्स्ट लिखा हुआ है ना, M1 फर्स्ट पढ़ रहे हैं, M1 फर्स्ट का टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में 46 है, 46 में ये 23, ये 23। अब ये कैसे स्टार्ट होगा सर? देख लेते हैं कैसे स्टार्ट होगा। ये साइटोकाइनिन तक यहाँ भी देखेंगे, है ना? ये 23 बन गया, ये यहाँ तक हम आ चुके हैं। M1 और M2 आने के लिए, M1 और M2 क्लियर है। मियोसिस सेकंड क्या कहता है कि मियोसिस सेकंड यदि देखा जाए तो माइटोसिस फर्स्ट की तरह ही कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब 46 क्रोमोसोम्स बना दिया, कितना 23 बना दिया, 23 बना दिया, अब इसको बनाना पड़ेगा, तो फिर से ये 23 बनाएगा और फिर से ये 23 बनाएगा। कहने का मतलब समसूत्री विभाजन की तरह कार्य करता है। समसूत्री का मतलब अपने ही समान कोशिका का निर्माण कर दिया, 23 का ये बना दिया और 23 का ये बना दिया, समसूत्री विभाजन की ही तरह कार्य करता है। इसलिए अगर देखा जाए तो माइटोसिस की ही तरह कार्य करता है। कौन सा? मियोसिस सेकंड जो है माइटोसिस की तरह ही कार्य करता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया।
है ना। एक बार वीडियो और देख लेना जो हमने डराने वाला बताया है। अरे डरना नहीं है, बस उसको देखना है। तो क्लियर हो गया साइंस बायोलॉजी का ये 8वां पार्ट हमने काज किया के कंप्लीट किया। मज़ा आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। और हम चाहते ये हैं, आपसे फिर से अपील और अनुरोध दोनों कर रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं कि सब्सक्राइब कर देना और दूसरा शेयर कर देना, ठीक है, शेयर कर देना वीडियो को। और आपके पास जितने ग्रुप हैं सभी में प्लीज़। और दूसरा ये निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो कितना अच्छा लगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट बायोलॉजी के अगले पार्ट में मिलते हैं, बहुत मज़ेदार टॉपिक लेके आएंगे। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।